जिला के भाजपा पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन की आड़ में विपक्षी दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मंत्री भाई प्रवीण पोकली जी, जिला मंत्री रणधीर जी, पूर्व जिला महामंत्री और प्रशिक्षण के सह अध्यक्ष सुजीत कुमार जी, हमारे मीडिया प्रभारी सुरेश धूपवाड़ा जी, बरवाड़ा के मंडल अध्यक्ष पवन शर्मा जी। जैसा कि आप सबको जानकारी है, वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार 3 कानूनों को लेकर के किसान आंदोलन एक प्रकार से चल रहा है, उसी के निमित्त आज आप सब से बात करने का अवसर मिला है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए वर्तमान परिस्थिति में जो 3 कानून किसान के लिए लेकर के आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा सा मैं इतिहास की ओर आपका ध्यान कराते हुए, जब 60-70 के दशक में हरित क्रांति आई, जिसके कारण से देश में उत्पादन बहुत बढ़ा, तब हरित क्रांति का भी बहुत विरोध हुआ था किसानों में, क्योंकि जब भी कोई नया प्रयोग आता है तो उस प्रयोग को गहराई से जब तक किसानों के या जिस भी वर्ग के विषय के लिए आता है, जब तक उसको गहराई से अध्ययन नहीं करते, तब तक इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन चलते हैं। हरित क्रांति का बहुत विरोध हुआ और आज़ादी के बाद जब पहली सरकार देश में बनी तो हम सब भली भांति जानते हैं कि उस समय पूरे भारत में खाद्यान्न की बहुत कमी थी। हमें बहुत भरपूर मात्रा में विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। उस समय का आपको ध्यान होगा कि उस समय काला बाजारी या एक रोटी कपड़ा और मकान फिल्म आई, जिसमें पूरा परिदृश्य इस पर दिखाया गया था कि कैसे काला बाजारी कमी के कारण से महंगाई की मार, अनाज की कमी, ऐसे उसमें पिक्चर में भी दिखाया गया था। तो उसकी भरपाई के लिए हरित क्रांति भारत की सरकार उस समय लेकर के आई, जिसके कारण से भारत का अन्न भंडार धीरे धीरे भरते भरते आज हम सरप्लस पे हैं। दलहन और तिलहन का आज भी हमें आयात करना पड़ता है। वर्तमान की सरकार ने ये निर्णय लिया कि किसानों को, क्योंकि हम सरप्लस अनाज अब पैदा करते हैं, उसके कारण से फसलों का विविधीकरण हो, किसान नए नए प्रयोग करें, नई नई खेती की तकनीक से किसान की आमदनी दोगुनी हो। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक हमें किसान की आमदनी दोगुनी करनी है, उसके कारण से पिछले 2013-14 से पहले की हम बात करें तो यूरिया को लेकर के एक बड़ा संकट देश भर में रहता था। पुलिस थानों में यूरिया बेचने तक की नौबत सरकारों को आती थी। लेकिन जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, उसके बाद 2014 के बाद से यूरिया की दिक्कत इन 6 वर्षों में नहीं आई है। मेरा कहने का भाव है, नित नए प्रयोग करते हुए किसान को किस प्रकार से सक्षम बनाया जा सकता है, उस दिशा में भारत की सरकार काम कर रही है। यूरिया के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए, जिसके कारण से हजारों करोड़ का लाभ किसानों को हुआ। अपने अकेले हरियाणा में फसल बीमा योजना के माध्यम से अनेक किसानों ने हमें बताया कि मेरे खाते में इतना पैसा है, मेरे खाते में इतना पैसा आया। उसके अलावा किसान को और समृद्धि मिले, उसके नाते किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये साल में किसान के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट्स के नाते से भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके अलावा हमारा एक मुद्दा जो अनेक वर्षों से लगभग 50 वर्षों से पेंडिंग है, SYL का, क्योंकि किसान का पानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी के बिना खेती संभव नहीं है। SYL का मुद्दा इतने वर्षों से लटका हुआ था। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक, एक तरह से पूरे फास्ट ट्रैक प्रयास करते हुए उसका निर्णय करवाया हरियाणा के हक में। और उसके अभी एक बैठक वर्चुअल माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि जल संसाधन मंत्री के माध्यम से हुई, लेकिन कोरोना की वजह से उसमें थोड़ी देरी हुई है। उसके अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार हो, उसके लिए हरियाणा सरकार ने उत्तराखंड, राजस्थान सरकारों के साथ MOU किया और 3 नए बांधों के निर्माण का रास्ता खुला, जिसमें किसाऊ, रेणुका आदि बांधों के निर्माण का रास्ता उसमें साफ हुआ है। मेरा कहने का भाव है कि जिस प्रकार नए कानून हम लेकर के आए हैं, उनके माध्यम से भी किसान की आमदनी दोगुनी कैसे हो, इस नाते से ये नए किसान के लिए बहुत हित में है। किसानों की जो कई बार भ्रांति रहती है कि इसमें ये समस्या है, ये समस्या है, उनके लिए भी जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने दिए हैं, चाहे MSP की गारंटी की बात हो, चाहे मंडी में फसल बेचने की बात हो, इस प्रकार की किसी बात से छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो मेरा सभी किसान संगठनों से, सभी किसान भाइयों से आप इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से निवेदन है कि जिस प्रकार सरकार पहल करके आपसे
बातचीत के माध्यम से इन सब विषयों का हल निकालने के लिए तैयार है। आप भी एक कदम आगे बढ़ा करके सरकार से बातचीत करके इन विषयों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें किसान की उन्नति का रास्ता खुलेगा। आपको ध्यान है, आज़ादी के बाद हम भरपूर मात्रा में हमारे पास अन्न भंडार नहीं थे, लेकिन आज 135 करोड़ का देश है और 280 करोड़ क्विंटल अनाज हम पैदा करते हैं आज, जिसमें 145 करोड़ क्विंटल आज हमारे पास सरप्लस है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा और पंजाब के किसानों से फसल का जाता है। लगभग 1.5 लाख करोड़ का खाद्यान्न धान और गेहूं के रूप में केंद्र सरकार खरीदती है, जिसमें से 90,000 करोड़ का खाद्यान्न हरियाणा और पंजाब से खरीदा जाता है, जिसमें 60,000 करोड़ का पंजाब से और 30,000 करोड़ का हरियाणा से। तो हम हरित क्रांति का जो सबसे बड़ा लाभ देश में हुआ वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खाद्यान्न के भंडार भरने का काम किया। 78 करोड़ क्विंटल गेहूं और धान केंद्र सरकार परचेज करती है, जो 44 करोड़ क्विंटल पंजाब से और 34,000 करोड़ क्विंटल हरियाणा से परचेज करती है। अब इन नए कानूनों के साथ साथ 1 लाख करोड़ का बजट नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें नए कोल्ड स्टोर, क्योंकि अभी शहरों में केवल कोल्ड स्टोर हैं। अभी हम पिछले 4-5 दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने बताया कि 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जिसमें 25 से लेकर के 50% सब्सिडी कोल्ड स्टोर बनाने पे, वेयर हाउस बनाने पे, ड्रिप इरिगेशन पे, स्प्रिंकलर इरिगेशन पे, ऐसे अनेक काम किसानों के हित में भारत की सरकार ने फैसला लिया है। तो और एक भ्रांति और किसान के मन में है कि इन विषयों पर, हो सकता है आप मीडिया के साथियों के भी मन में हो कि इन विषयों पर पहले से चर्चा नहीं हुई। मैं आपका ध्यान कराना चाहूँगा कि इन विषयों को लेकर के सन 2000 से काम चल रहा है। शंकरलाल गुरु की अध्यक्षता में 2000 में कमेटी बनी जिसने इन कानूनों को लागू करने की सिफारिश की। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल जो आज किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं, सरकार में जब थे तब वो उसका समर्थन कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनके नेतृत्व में भी 2010 में कमेटी बनी थी जिसने भी इन सुधारों की सिफारिश की थी। उसके बाद महाराष्ट्र के कृषि मंत्री हर्षवर्धन पाटिल के नेतृत्व में, जिसमें 10 राज्यों के कृषि मंत्री थे, 2013 में भी उन्होंने उस कमेटी ने इन कृषि सुधारों की सिफारिश की थी। तब जाकर के ये 2017 में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने डॉक्टर अशोक दलवई, अपर सचिव उस समय कृषि विभाग के थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी। तो इन सब कमेटियों की सिफारिश के बाद ये कानून लेकर के आए गए। एक शंका और कई बार उत्पन्न होती है कि अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी, संसद में चर्चा करा के कानून बना सकते थे, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, इसलिए अध्यादेश ला करके फिर जब कोविड का काम कम हुआ तब संसद से कानून पास कराने का काम किया। तो मुझे लगता है इस प्रकार के जो कानून नए बने हैं, अगर किसी प्रकार की भ्रांति किसान के मन में है, उसके लिए सरकार एक कदम आगे बढ़ा करके बात करना चाहती है। एमएसपी की गारंटी लिखित रूप में देने को तैयार है। मंडियां खत्म नहीं होंगी, ये प्रधानमंत्री जी से लेकर कृषि मंत्री, गृह मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मुझे लगता है ये कानूनों का बारीकी से अध्ययन करते हुए हम सबको देश हित में इन कानूनों का समर्थन करते हुए किस प्रकार से आने वाले समय में किसान मजबूत हो, उसकी हम सब चिंता करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। आप देख रहे होंगे जो लोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं, ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने नर्मदा बांध का विरोध किया, वहाँ हजारों दसियों वर्ष तक उस बांध को रोके रखा, जिसके कारण से राजस्थान तक का इलाका सिंचित होता है। अब ये जालौर और पाली, सिरोही तक राजस्थान तक पानी उसका नर्मदा बांध का आया। तो इस प्रकार के लोग जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये विकास को रोकने वाली सोच वाले लोग हैं। तो मेरा सभी किसान संगठनों और सभी किसान भाई बहनों से निवेदन है कि एक कदम आगे बढ़ करके सरकार से वार्ता करके किसान हित में ये कानून है, फिर भी कोई भ्रांति है तो उसको सरकार दूर करने के लिए तैयार है। सर, बिहार में कानून 2006 में लागू किया गया था। शुरुआती दिनों में तो बिहार के जो भी जितने भी किसान थे उन लोगों को फायदा मिलने के बाद लोगों ने जो है उपज ज़्यादा करनी शुरू कर दी और उपज ज़्यादा होने की वजह से उनको जो है मूल्य कम मिलने लगा। और वही चीज़ जो है किसान मान रहे हैं कि यही चीज़ जो है थोड़े बहुत सालों में हरियाणा और पंजाब में भी देखने को मिलेगी। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
मेरे गांव खरकपुनिया में कभी आप उधर से निकलें तो जाना है, गीता फूड्स के नाम से फैक्ट्री लगी है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें वो संतरा का रस, लीची का जूस, अचार, सब तरह के, वो कल मेरी उनसे बात हुई तो बैबलपुर से गाजर लेके जाते हैं। और गाजर भी कौन सी, जो साफ सुथरी गाजर है वो तो अन्य जगह भेजते हैं मंडियों में, जो थोड़ी सी कटिंग वाली गाजर है, क्योंकि अचार तो अल्टीमेटली जाके कटना ही है। तो किसान को नए प्रयोग करने से ही लाभ होगा। आप एक उदाहरण मैं आपको देते हुए बताऊंगा। आज के दिन बहुत छोटी जोत हो गई है, हम सब कुछ यहाँ किसान परिवारों के भी पत्रकार साथी बैठे हैं, 2, 3, 4 एकड़ से ज़्यादा तो किसान के पास ज़मीन नहीं है। और जब हम धान और गेहूं की खेती करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 एकड़ में 1 साल में 50,000 रुपये की इनकम की बचत आएगी। लेकिन एक नई तकनीक, हमारे एक कार्यकर्ता हैं करनाल में, मैं उनके फार्म हाउस गया, वो 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ फसल की इनकम कर रहे हैं। अपने बीच सत्यवान जी बैठे, खरकपुनिया किसान हैं, सब्जी की खेती करते हैं। इनके खेत में आप जा करके देखेंगे उससे अच्छी इनकम सब्जी की खेती में आती है। इनका पिछले जो 2-3 साल पहले एक बार कपास की फसल खराब हुई थी, 3-4 साल पहले, आपको ध्यान होगा, उस समय 50 एकड़ की खेती में तो इनको 7 लाख रुपए का घाटा हुआ। और 8 एकड़ में ये सब्जी बोते हैं, 8 एकड़ की फसल में इनको 8 एकड़ में 7 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ। तो जब तक हम विविधीकरण की तरफ नहीं जाएंगे तब तक ये दिक्कत आएगी। उसके बाद जैसे मैंने 1 लाख करोड़ का बजट बताया, उन समस्याओं को दूर करने के लिए इनके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिससे उनको स्टोरेज में दिक्कत नहीं आएगी। मान लो हमारे यहाँ हिसार में कोल्ड स्टोर हो या किसी गाँव में कोल्ड स्टोर है, उस समय सस्ता है तो वो उसमें कोल्ड स्टोर में डालें, 1 महीने 1.5 महीने बाद उसको महंगे दाम पर बेचें। कल ये किसान मुकलान गांव का मेरे को मिला, उन्होंने बताया कि भाई किन्नू है जो मेरा 7-8 रुपए किलो बिक रहा है। तो अगर उनके पास मुकलान गांव में कोल्ड स्टोर की व्यवस्था होती तो आज उसको स्टोर करता, महीने बाद उसको 20-25 रुपए किलो। सर, जहाँ तक स्टोरेज की बात है तो किसानों को यही भी मानना है कि जो पूंजीपति है वो अपने स्टोरेज को पहले भर लेंगे, जब उस चीज़ की मार्केट में कमी होगी तब ऊंचे दामों में उस चीज़ को निकालेंगे, जिससे भारत देश में महंगाई बढ़ेगी। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें कानून में प्रावधान है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो जरूरी चीजें हैं बेशक उनके स्टोरेज की अनुमति दी हो, लेकिन आपातकाल में सरकार उसकी मालिक है और सरकार उसको जब मर्जी ले सकती है। दूसरी बात, मैं कृषि मंत्री जी ने जो हमको बताया 10,000 नए FPO बनाने का योजना है सरकार की, और उसमें 300 लोग मिलकर के यदि एक FPO बनाएंगे उसमें 68 लाख रुपए उनको नई तकनीक, उनको नया इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, ये सारे उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार एक FPO पे 68 लाख रुपए खर्च करेगी, जिससे उनका सारा ढांचा खड़ा होगा। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, उनको डेवलप करने के लिए 50% की सब्सिडी और उस पर लोन दिलवाने की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी, जिससे इस प्रकार की समस्याएं खत्म हो। इस आंदोलन में कोई गैर किसानों की बात कही जा रही है, वो कौन से गैर किसान हो सकते हैं? देखिए, आप अगर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको स्टडी करेंगे तो अनेक प्रकार के ऐसे लोग, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अपने यहाँ के नेता दीपेंद्र हुड्डा जी जो राज्यसभा सांसद है, वो गए और वहाँ पर रोटी सेकने का काम किया और वो रोटी भी जल गई। मेरा सभी राजनीतिक दलों से भी निवेदन है कि वो सकारात्मक भाव से, खुद दीपेंद्र हुड्डा की अगर आप वीडियो निकालेंगे, राज्यसभा में इन कानूनों की सपोर्ट की उन्होंने, लोकसभा में जब वो सांसद थे। और भूपेंद्र हुड्डा जो उनके पिताजी हैं, मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में जो 2010 में कमेटी बनी जिसमें प्रकाश सिंह बादल, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नीतीश कुमार, उन्होंने इन कानूनों की सिफारिश की है। तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि वो सब राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि किसान के ऊपर राजनीति ना कीजिए, किसान को समृद्ध बनाने में से अपना सहयोग दीजिए।